बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़किए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बुनियादी तौर पर कुल 4 खबरें हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो नाज़रीन, आज छुट्टी के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब के जो साइफ़र मुकदमा है, उस मुकदमे में जो इमरान खान साहब एक दरख्वास्त लेकर आए थे हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये डेवलपमेंट सामने आई है। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज़ शरीफ जो हैं वो अभी भी वापस आने के लिए उनकी कंफर्मेशन नहीं हो रही। 21 अक्टूबर का तो ऐलान किया जा रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर से नवाज़ शरीफ ने अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की है कि उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 बड़े अहम मुकदमात में बड़ी डेवलपमेंट है। एक बड़ी अहम ताकतवर शख्सियत का जो मुकदमा है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फ़िक्स कर लिया है। इस केस में नोटिस भी जारी हो चुके हैं और आइंदा आने वाले दिनों में जो सियासी माहौल है वो एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमेगा, तब्दीलियां होंगी। कुछ इस वाले से भी तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के मामले के ऊपर आता हूं। हुआ कुछ यूं है कि आज काज लिस्ट जारी की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और इस काज लिस्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त जिसमें उन्होंने जेल का जो ट्रायल है वो चैलेंज कर रखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज कर लिया था। इमरान खान साहब की 3-4 अहम दरख्वास्तें हैं जिनके ऊपर अभी तक फ़ैसला महफूज है, और इवन के एक जज साहब की तैनाती से रिलेटेड भी जो फ़ैसला है वो भी महफूज है। यानी कि उसमें यह कहा गया था कि वज़ारत कानून जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खसूसी अदालत कायम की गई थी और इस खसूसी अदालत में कोई जज नहीं थे, तो जज अबुल हसनात को फिर वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी करके तैनात किया था खसूसी अदालत का जज। तो इसमें बेसिकली बहस ये थी कि वज़ारत कानून के अंडर डायरेक्ट नहीं आता, ये तो हाई कोर्ट है उसके मातहत है, तो वहाँ से नोटिफिकेशन होना चाहिए था। तो बहरहाल एक ये दरख्वास्त है, और फिर इसके अलावा इमरान खान साहब की जेल में समात के हवाले से दरख्वास्त थी कि जेल में समात नहीं हो सकती, अगर समात करनी है तो अदालत में समात की जाए। जुडिशल कम्प्लेक्स जहाँ पर दीगर अदालतें हैं वहाँ पर जो समात है वो होनी चाहिए। तो इस पर फैसला महफूज हुआ था जो कि कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह फ़ैसला महफूज किया था और बिल आखिर इमरान खान साहब की अहम दरख्वास्त थी, अहम फ़ैसला महफूज हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा इस मामले के ऊपर क्रिटिसिज्म भी है हाई कोर्ट के ऊपर कि एक तो इमरान खान साहब की सारी दरख्वास्तें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपने सामने लगाते हैं, और फिर उसके बाद फ़ैसला जो महफूज हुआ है उसमें भी इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और बहरहाल एक दरख्वास्त के ऊपर कल फ़ैसला चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सुनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर भी है कि अगर जेल से जुडिशल कम्प्लेक्स में समात आती है तो फिर इस समात को भी जब ओपनली पब्लिक की जानिब से या हम लोग भी उसको रिपोर्ट करेंगे तो कच्चा छटा खुल जाएगा। सिर्फ ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर ही जो सलमान सफदर या दीगर दरख्वास्तों के ऊपर जो हाई कोर्ट में दलाइल हुए हैं, इन दलाइल में उड़ाकर रख दिया है सलमान सफदर ने और सारी हकीकतें खोल कर रख दी हैं। कोई जवाब नहीं था प्रोसिक्यूटर के पास, वो जो है उनके दलाइल उतने तगड़े नहीं थे। तो जब केस की प्रोसीडिंग ऐसे ओपन होगी और वो दलाइल होंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अवाम के सामने आएंगी। तो एक तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट है वो हुई है। दूसरे नंबर पर जो अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये थी कि नवाज़ शरीफ ने क्या किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का जो फैसला है वो जब आया है उस पर भी उस वक्त मैंने तफसीलात आपसे शेयर की थी कि बज़ाहिर तो इसमें नून लीग खुशियाँ मना रही है, लेकिन असल में इसमें जो अपील का राइट है वो अब नवाज़ शरीफ के पास नहीं रहा। तो इसी फैसले के बाद, इसी फैसले को मद्देनज़र रखते हुए नवाज़ शरीफ ने अपनी जो वकला टीम है, कानूनी टीम है, उनसे ये मुशावरत की है कि क्या अब उन्हें वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता अपील का तो ख़त्म हो गया और उनकी जो अब नाअहली है वो क्या बनेगी। और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर भी सुनते हैं, लास्ट व्लॉग में मैंने ये मेंशन की चीज़ के जो उनकी ताहियात नाअहली का मैटर है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज है कि जो उन्होंने तरमीम की थी पार्लियामेंट ने वो कानूनी वो 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम हो सकती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर चुकी है।
तो अगर आइनी तरमीम हो तो फिर तो आप जाकर नाअहली हयात नहीं उसको 5 साल के लिए कर सकते हैं। वैसे इसमें तरमीम नहीं की जा सकती और सुप्रीम कोर्ट भी तशरीह कर चुकी है। तो ये मैटर भी चैलेंज हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, तो यहाँ से भी कंसर्न्स है, रास्ता बंद हो चुका हुआ है। तो कोई ऑप्शन नहीं रहा इस वक्त नवाज़ शरीफ के पास, और इसी वजह से वो कंसर्न भी हैं, इस वक्त भुखलाए भी हुए हैं, और 21 अक्टूबर की उनकी वापसी के ऐलानात हो रहे हैं। बहरहाल अभी भी वो पूछ रहे हैं कि इन मामलात के ऊपर क्या पेशरफ्त है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त नून लीग के अगेंस्ट उनमें भी काफ़ी जो गुस्सा भी है, या वो ये समझते हैं कि अब भी ये नून लीग लाडली है और इनके लिए जो चीज़ें वगैरह हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो उनको दी जा रही है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। और इस पर बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि बयानात भी आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं अगर जहाज़ से उतर कर वो सीधा घर जाते हैं तो फिर इससे फसाद होगा। ज़ाहिर सी बात है, जो नवाज़ शरीफ जो है वो 4 हफ्तों की खाली ज़मानत लेकर स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर गए थे और इलाज के बहाने गए थे और वापस उन्होंने आना था, वो ज़मानत पर तो नहीं थे, उनको जेल में होना चाहिए। तो इसी एंगल में कहा गया कि नवाज़ शरीफ को वापस आकर जेल में जाना चाहिए। तो ये पीपल्स पार्टी का भी अब मुतालबा इस साइड पर ज़ोर पकड़ गया है और वो इस हवाले से काफ़ी बयानात उनकी जानिब से भी सामने आ रहे हैं। और यहाँ से भी जो मुश्किलात हैं वो इस वक्त नून लीग की बढ़ रही हैं। नून लीग की कहें या नून लीग के अंदर जो मरियम ग्रुप है, क्योंकि शीन और मीम ग्रुप है, शहबाज ग्रुप तो ने ऑलरेडी जो चीज़ों को टेक ओवर कर लिया हुआ है। इवन के जो जलसे मरियम नवाज़ ने करवाने थे वो जलसे उनके कैंसिल करके वो अब शहबाज शरीफ कर रहे हैं और वो इस वक्त तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो इन दो चीज़ों को भी जो डॉट्स हैं अगर कनेक्ट करें तो यही बात सामने आती है कि जो मीम ग्रुप है नवाज़ और मरियम वाला वो तो खुड्डे लाइन लग चुका, और जो शहबाज ग्रुप है वो अब फ्रंट फुट पर आएगा। और इन्हीं चीज़ की बेसिस पर मैं कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ की वापसी अब भी मुझे नहीं लगता कि वो 21 तारीख को वापस आएंगे। बहरहाल मुसलसल नून लीग कह रही है कि वो 21 तारीख को वापस आएंगे, तो खैर 21 तारीख तक भी इंतज़ार करके देख लेते हैं कि वो वापस आते हैं या नहीं आते। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो 2 बड़ी ख़बरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। और इन ख़बरों से पहले थोड़ा सा आपको एक और बड़ी ख़बर है, क्योंकि वो कनेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस खबर से, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और ख़बर ये है कि नैब में 4 बड़ी तैनातियाँ हुई हैं, और ये चारों की चारों जो तैनातियाँ हैं ये कल हुई थी, नोटिफिकेशन भी इसका कल आ गया था, लेकिन कल मैं शेयर नहीं कर सका और दीगर बहुत सारी ख़बरें थी। तो चारों फ़ौजी अफसरान की बेसिकली जो ये तैनातियाँ हैं वो हुई हैं, और इस टाइम के ऊपर ये तैनातियाँ होना, और फ़ौजी अफसरान की इनमें ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद हैं डायरेक्टर के लिए, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम मुजफ़्फ़र हैं गालबन एडिशनल डायरेक्टर, और मेजर वलीद खालिद और मेजर कैस जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो ये 4 बड़ी अहम तैनातियाँ सुप्रीम को नैब के अंदर की गई हैं। तो ये आइंदा आने वाला जो सियासी माहौल होगा और जो ये एहतसाब और दीगर चीज़ों के गिर्द घेरा तंग किया गया था कुछ रोज़ पहले, और इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को बिल्कुल चुप लग गई थी, खामोश हो गई थी पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से काफ़ी बयानात सामने आ रहे थे। तो बहरहाल ये 4 बड़ी जो तैनातियाँ हैं ये आगे जो कुछ दिन हैं उनमें कुछ हलचल होने जा रही है, सियासी मंजरनामा जो है वो तब्दील होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बड़े अहम जो केसेस हैं वो चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने समाअत के लिए लगा लिए हैं। अलबत्ता जो फ़ौजी अदालतों वाला और इलेक्शन वाला मैटर था वो तो अभी तक चीफ़ जस्टिस साहब ने फ़िक्स नहीं किए, यानी कि उनकी अब तो ये हो गया कि अब 3 रुकनी कमेटी है जो ये फ़िक्स करेगी केसेस। बहरहाल एक तो उनमें केस आ गया बहरिया टाउन वाला। बहरिया टाउन के ऊपर इसके ऊपर बड़ी तफसीली रिपोर्ट भी मैंने की थी अपने दायरे के लिए। तो बहरहाल इसमें जो बहरिया टाउन कराची का केस था, जो 460 अरब रुपए वाला केस था, जो उस वक्त डील हुई थी और मलिक रियाज से फिर ये कहा गया था कि आप इतने रुपए देंगे, और उनको 7 साल का वक्त दिया गया था, और 7 साल में कहा गया था कि आपने ये सारी अमाउंट देनी है। फिर उसके ऊपर अमल दरामद बेंच भी बना था, और जो है वो रिपोर्टें भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी थी। और फिर इसके बाद अलकादिर ट्रस्ट का जो केस था फिर उसमें इसको जोड़ा भी गया
कि जब मनी लॉन्ड्रिंग लंदन में पकड़ी गई बरतानिया में मलिक रियाज के साहबजादे की, तो वो अमाउंट पाकिस्तानी ख़जाने में आना थी, तो वो फिर उस वक्त ये कहा गया जी कि डील ये हुई है कि ये जो 460 अरब रुपए जुर्माना है वो उसकी मद में चले जाएंगे। तो उस पर भी इमरान खान के ऊपर जो कुछ इल्ज़ामात थे वो लगे थे। तो बहरहाल इस पर मैं पूरी रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूँ, ये सारा जो केस है वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है जी कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट से की गई 460 अरब की डील में अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इसमें काफ़ी सारी दरखास्तें हैं। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अक्टूबर को ये जो केस है वो सुनेगा। इसका कुछ बैकग्राउंड ऐसे है जी कि केस का आगाज़ 2009 में जंगलात की ज़मीन पर तामीरात से मुतल्लिक अज़ खुद नोटिस से हुआ। 2009 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जंगलात की ज़मीन पर तामीरात वगैरह से रिलेटेड मामला था, उस पर अज़ खुद नोटिस लिया था और 2018 तक ये केस चलता रहा। फिर 4 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को सरकारी ज़मीन की अलाटमेंट और तबादले को गैर कानूनी करार देते हुए बहरिया टाउन कराची को रिहायशी कमर्शियल प्लाटों और इमारतों की फ़रोख्त से रोक दिया था। और ये फ़ैसला जस्टिस इजाज़ुल अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियत से किया था और बहरिया टाउन अराजी से मुतल्लिक केसेस पर फैसला सुनाते हुए इस मामले को नैब को भेजने और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल करके ज़िम्मेदारान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मकबूल बाकी भी शामिल थे। यानी कि पहले रोक दिया था बेचने से और तहकीकात का कह दिया था, और फिर बाद में क्या हुआ था, जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी अमल दरामद बेंच बना और इस बेंच ने फिर ये जो 460 अरब वाली डील थी वो की थी। इस डील के मुताबिक 21 मार्च 2019 को 3 रुकनी बेंच की जानिब से बहरिया टाउन कराची के लिए 460 अरब रुपए की पेशकश कबूल की गई और अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बहरिया टाउन को 25 अरब रुपए की रकम डाउन पेमेंट की मद में जमा करानी होगी और मजमूई तौर पर 460 अरब रुपए की रकम 7 साल के दौरान अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह तय किया था कि इब्तदाई 4 साल तक 2.25 अरब रुपए माहाना के हिसाब से रकम अदा की जाएगी, जबकि बकिया रकम 4% मार्कअप के साथ बकिया 3 साल के दौरान अदा की जाएगी। तो ये 2019 में उस वक्त जो बाद में जो फैसला था वो आया। तो अब इसमें बाद में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई वो ये हुई जी कि बाद में एक स्कैंडल उस वक्त भी सामने आया जब मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज की 19 करोड़ पाउंड की रकम और जायदाद बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब्त कर ली थी। मलिक रियाज और उनके बेटे पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा क्योंकि वो इस रकम की मनी ट्रेल देने में नाकाम रहे थे। बाद में इस शर्त पर तस्फिया हुआ कि यह रकम पाकिस्तान हुकूमत को वापस कर दी जाएगी, मगर ये रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में जमा करवा दी गई और उस पर बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर फिर इल्ज़ामात लगे कि आपने कोई डील की है और ये कहा गया जी कि ये जो मुआहदा हुआ है ये हुकूमत के अकाउंट में हासिल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट की और इसके बदले अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन और माली फ़ायदे हासिल किए। तो ये बुनियादी तौर पर अलकादिर ट्रस्ट और वो सारा जो मैटर था यहाँ से वो इमरान खान के अगेंस्ट जो है वो खुला था। तो बहरहाल ये अब एक बड़ी सियासी हलचल होने जा रही है और कुछ मेरा इस तरफ भी इशारे जा रहे हैं कि शायद इमरान खान के अगेंस्ट अब ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है वो भी यहाँ से कहीं खुल कर तो उसमें भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई केसेस या वो चीज़ें मज़ीद ना हो, जैसा कि अभी इमरान खान ऑलरेडी फेस कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मुकदमात को। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट हुई और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल मैंने आपसे एक ख़बर शेयर की थी जिसमें एक केस था कंटोनमेंट बोर्ड्स का, उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे और ये कहा था जी कि अपनी हदूद में रहें और इनडायरेक्टली बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को वो कहा गया था जी कि सारे इदारे और भी अपनी हदूद में हैं और बाकी इदारे जो हैं वो भी अपनी हदूद के अंदर रहें। तो ये एक इनडायरेक्ट जो मैसेज था वो भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से दिया गया। तो ये इस वक्त की तमाम अहम तरीन डेवलपमेंट्स है और अगला जो हफ्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और सारी सियासी सूरत हाल जो है वो तब्दील होने जा रही है। और फिर नेक्स्ट वीक में एक ये भी अपडेट डेवलपमेंट है कि नैब तरमीम, एक तरफ तो नैब के अंदर ये अहम तैनातियाँ हो रही हैं फ़ौजी अफसरान की और दूसरी तरफ नैब तरमीम को चैलेंज किया गया है। और वो किसने चैलेंज किया है? वो फारूक एच नायक ने एक दरख्वास्त गुजार के ज़रिए जो है, ज़ाहिर सी बात दरख्वास्त गुजार तो कोई इतना नोन नहीं है लेकिन फ़ारूक एच नायक मुकदमा लड़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है फिर फ़ारूक एच नायक पीपल्स पार्टी
के ही कारकुन हैं या कितने उनके करीब हैं वो भी सबको मालूम है। तो यहाँ से ये भी चैलेंज कर दी गई है नैब तरमीम के इसको जो आपने वापस वो नैब तरमीम बहाल की उसको कलअदम करार दिया जाए। तो ओवरऑल ये इस वक्त नक्शा बन रहा है। आइंदा दिनों वाले आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो घूमेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गिर्द और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिर्द। उस पर भी अपडेट आपको रखेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।